सोचिए, पूरे 75 सालों तक भारत की हर फैक्ट्री की रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक कानून रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये बुनियादी कानून अब खत्म हो चुका है, या शायद कहना चाहिए लगभग खत्म हो चुका है। तो चलिए आज हम फैक्ट्री एक्ट की इसी दिलचस्प और जिंदा विरासत की परतों को खोलते हैं। तारीख थी 21 नवंबर 2025। इसी दिन 75 साल पुराने एक बहुत ही अहम कानून फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को आधिकारिक तौर पर किताबों से हटा दिया गया। बस एक झटके में वो चला गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वह सच में चला गया है? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए ना हमें पहले इस कानून की लंबी विदाई को समझना होगा, क्योंकि बात यह है कि इसका अंत कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये एक ऐसे कानून की कहानी है जिसे खत्म तो कर दिया गया, लेकिन जो आज भी अपने बाद आए नए कानून के डीएनए में जिंदा है। मतलब इसकी आत्मा और इसके सिद्धांत आज भी नए कानूनी ढांचे को एक शक्ल दे रहे हैं। देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1948 सिर्फ एक कानून नहीं था, ये भारत का सेफ्टी मैग्ना कार्टा था। एक ऐसा दस्तावेज जिसने लाखों मजदूरों के लिए सुरक्षा और सेहत के क्या मायने हैं ये तय किया। आइए जरा तेजी से देखते हैं कि ये कानून यहाँ तक पहुंचा कैसे। इसकी शुरुआत हुई 1881 में, जब ब्रिटिश कपड़ा मिल मालिकों के दबाव में बाल मजदूरी को काबू में करने के लिए पहला एक्ट आया। लेकिन असली और बड़ा बदलाव आया 1948 में, आजादी के ठीक बाद। तब फोकस प्रोडक्शन से हटकर मजदूरों के अधिकारों और उनके भले पर आ गया। और फिर 1987 की भोपाल गैस त्रासदी, उस भयानक हादसे ने एक और बड़े बदलाव के लिए मजबूर किया, जिसमें खतरनाक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही सख्त जिम्मेदारी जोड़ी गई। तो ये जो कानून था ये असल में 3 बड़े खंभों पर खड़ा था। पहला, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ताकि फैक्ट्री में साफ सफाई रहे और काम से जुड़ी बीमारियां न हों। दूसरा, सेफ्टी यानी सुरक्षा, जिसने मशीनों और बिल्डिंग की मजबूती के लिए सीधी और पूरी जिम्मेदारी तय की। और तीसरा, वेलफेयर यानी कल्याण, जिसने कैंटीन और बच्चों के लिए क्रेच जैसी सुविधाएं देकर मजदूरों को सम्मान से काम करने का माहौल दिया। अच्छा, अब इस कानून की सबसे जरूरी बातों में से एक को समझते हैं। एक शब्द था ऑक्यूपायर, हिंदी में कहें तो अधिभोगी। अब ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसके पास फैक्ट्री के मामलों का अल्टीमेट कंट्रोल यानी कि आखिरी और पूरा नियंत्रण होता है। और सबसे खास बात ये थी कि हर कंपनी के लिए ये जरूरी था कि वो अपने किसी एक डायरेक्टर को ऑक्यूपायर बनाए। और पता है, उस ऑक्यूपायर वाले नियम का मकसद बहुत बड़ा था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा, मकसद ये पक्का करना है कि काम की जगह पर सुरक्षा को लेकर बोर्डरूम में चर्चा हो। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने सेफ्टी की जिम्मेदारी किसी मैनेजर के कंधे से उठाकर सीधे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डाल दी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो इतिहास की बातें हैं, है ना? खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही बात हमें हमारे मेन सवाल पर वापस लाती है कि ये मर चुका कानून आज भी इतना जरूरी क्यों है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली, आज भी जब अदालतों को नया कानून समझना होता है तो वो पुराने कानून पर दिए गए दशकों पुराने फैसलों को देखती हैं। दूसरी वजह, 21 नवंबर 2025 से पहले अगर कोई भी नियम तोड़ा गया है तो उस पर केस आज भी पुराने 1948 वाले एक्ट के तहत ही चलेगा। और तीसरी, कई राज्यों ने अभी तक अपने नए नियम नहीं बनाए हैं, तो वहां पुराने फैक्ट्री नियम ही एक गाइड की तरह काम कर रहे हैं। तो पुराने कानून की इस मौजूदगी को समझते हुए चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं, यानी नया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, या जिसे हम शॉर्ट में OSH कोड कहते हैं। ये टेबल कुछ सबसे बड़े बदलावों को साफ साफ दिखाता है। देखिए, जहां बिजली इस्तेमाल होती है वहां कानून लागू होने की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 मजदूर कर दी गई है। मतलब कई छोटी फैक्ट्रियां अब इसके दायरे से बाहर हैं। महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा इंतजामों के साथ रात में काम करने की इजाजत है। और ये देखिए, छोटे मोटे नियम तोड़ने पर जेल की सजा को हटाकर सिर्फ जुर्माने पर जोर दिया गया है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ तक कि छुट्टी पाने के लिए भी अब 440 की जगह सिर्फ 180 दिन काम करना जरूरी है। कानून को लागू करने के तरीके में भी एक बुनियादी फर्क आया है। पुराने कानून में इंस्पेक्टर का रोल एक एनफोर्सर यानी सख्ती से नियम लागू करवाने वाले का था, जिसका काम गलतियां पकड़ना था। लेकिन नया कोड उन्हें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहता है। मतलब अब उनका रोल कंपनियों को सलाह देना और नियमों का पालन करने में मदद करना है। तो जब हम इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं, चाहे वो कर्मचारियों की सीमा हो या इंस्पेक्टर का बदलता हुआ रोल, तो हमें जो दिखता है वो है लेबर लॉ की पूरी फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा बदलाव। अगर एक लाइन में कहें तो नया कोड हमें सख्त नियमों वाले एक सिस्टम से निकालकर एक ज्यादा लचीले ढांचे की तरफ ले जा रहा है। और इसका घोषित लक्ष्य बिल्कुल साफ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना। लेकिन असली चुनौती तो अब भी वही है, व्यापार के लिए लचीलापन और एक सुरक्षित काम की जगह का अधिकार जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब भारत को अब लेबर लॉ के इस नए दौर में ढूंढना होगा।
You know, sometimes a law can be officially dead, but it still has a huge impact on our lives. That's exactly the case with a 75-year-old law, India's Factories Act of 1948. It's been repealed, but trust me, you need to understand it now more than ever. It's pretty much the bedrock of worker safety, and it's still shaping things today. Okay, let me ask you something a little strange. When is a laundry a factory? And no, this isn't some kind of riddle. It's a real question that was at the heart of a massive Supreme Court decision just this year, in 2025. The answer really shows you just how powerful this old law still is. We're going to get to that, I promise. But first, we need to go back in time and see where this whole thing started. So picture this. India has just gained its independence. The country is trying to define itself. The Factories Act of 1948 comes into being, and it's so much more than just a piece of paper. It's a statement. It was this huge promise to move away from the old colonial way of thinking, which was all about profit, 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 and build something new. A system that actually cared about the health, safety, and, the basic dignity of its people. And you can really see that shift on this timeline. I mean, the very first act back in 1881, it wasn't really about protecting Indian workers at all. It was actually designed to protect British textile companies from their competition in India. It wasn't until 1934 that things got a bit more serious, after a big report exposed just how terrible working conditions were. But in 1948, that was the real turning point. People call it the Magna Carta for Indian workers. And then everything changed again in 1987. After the unimaginable Bhopal gas tragedy, the law got a major update. It introduced this idea of absolute liability. What's that mean? Well, for dangerous industries, it meant if something went wrong, the company was responsible. Full stop. No ifs, ands, or buts. Okay, so we know this law is powerful, but who does it actually protect? Well, it all comes down to three key definitions. Think of them as the three pillars that hold the whole thing up. Let's dig into them. First up, what even is a factory according to this law? It's pretty straightforward, actually. The law just uses a simple head count. If you've got 10 or more workers, and you're using electricity or some other power source, boom, you're a factory. If you're not using power, that number jumps to 20 workers. But here's the kicker. In both cases, those workers have to be involved in what the law calls a manufacturing process. And this is where things get really interesting. The definition of a manufacturing process is, well, it's huge. It's not just about making cars or widgets from scratch. It covers altering something, repairing it, packing it, and you guessed it, washing and cleaning. And that right there is the answer to our riddle from the beginning. That's exactly why the Supreme Court ruled this year that a big industrial laundry is a factory. Why? Because it's adapting an article, the clothes, for use. See how broad that is? And the last pillar, who counts as a worker? Once again, the definition is super broad. It covers anyone employed directly by the company or through a contractor. Now, this is absolutely huge. It's a massive deal for worker protection. It means the main company, the one that owns the factory, can't just hire a bunch of contract labor and then say, oh, their safety isn't our problem. Nope. The law says the buck stops with the factory owner. Right. So speaking of the buck stopping, the act is incredibly clear about who carries the can when things go south. It doesn't get lost in corporate hierarchies or blame some faceless department. No, it singles out one single person. That person is known as the occupier. This is the individual who has, and I'm quoting the law here, ultimate control over the factory. Now, for a small private company, that's easy enough to figure out. But what about a massive corporation? The law is absolutely ruthless on this point. One of the company's directors, a board member, must be named the occupier. Not some mid-level manager, not the head of safety, a director. You see, for a while there, companies tried to get clever. Before a huge Supreme Court case in 1996, they just appoint a factory manager as the occupier, basically making them the fall guy to protect the board. But the court saw right through that and put a stop to it. And the logic is just brilliant, really. As the court basically said, if a director's own personal freedom is on the line, if they could actually go to jail, then suddenly workplace safety isn't just another boring item on a spreadsheet. It becomes a top priority right there in the boardroom, where the people with the power to actually spend money on safety are sitting. But the single biggest change to this law didn't come from a courtroom.
It was forged in an unimaginable tragedy, the Bhopal gas disaster in 1984. It was a complete watershed moment. It ripped open the flaws in the law and forced everyone to completely rethink what industrial safety even meant in India. Bhopal changed everything. The scale of what happened was just staggering. And it led directly to a powerful amendment in 1987, which added a whole new chapter to the act, all about how to handle the most dangerous industries. And this amendment brought in some pretty radical new duties. First, something called the right to know. Occupiers now had to tell everyone, workers, local government, even the general public, about all the potential dangers. Second, it gave workers a real voice, creating mandatory safety committees where workers had just as many seats as management. And third, and this is maybe the most important part, it gave workers the legal right to warn. It meant any worker could report a dangerous situation, an imminent threat, without any fear of getting fired for it. That's a huge shift in power. Okay, so this brings us to the big puzzle, the central paradox of this whole story. In November of 2025, the old 1948 Factories Act was officially repealed. Gone. It was replaced by a new, slick, modern law called the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, or the OSH Code for short. So, if the old law is gone, why on earth are we spending all this time talking about it? Well, the new OSHA code is a very different beast. It's really designed to be more flexible, more business-friendly. For one, it raises the number of workers you need to have before the law kicks in, which means thousands of smaller businesses are now exempt. It makes getting a license way easier, it lets women work night shifts as long as they agree to it, and, this is a big one, it decriminalizes a lot of minor violations. So instead of a manager facing jail time, the company might just get a fine. It's a really major shift in philosophy. So again, the question is, with this new modern code on the books, why is the old 1948 Act still so important? Why won't it just retire? It really boils down to three huge reasons. First, all those super important definitions we talked about, like manufacturing process, well, the new law just copy and pasted them from the old one. That means 75 years of court decisions and interpretations still matter. Second, if any violation happened before November 2025, it's still getting prosecuted under the tough old law. And third, while all the states are figuring out their new local rules, the old act is basically the default template they're all working from. The best way to think about it is this. The 1948 Act is like the old reliable operating system, and the new laws are just apps running on top of it. And that leaves us with one big final question to chew on. The old act, for all its faults, was rigid. It was built on this powerful idea of absolute responsibility to keep workers safe. The new code, on the other hand, is all about flexibility and being business-friendly. So the question we have to ask ourselves is, in this new era, can that flexibility ever really provide the same ironclad guarantee of safety that the old law aimed for? That's something to think about. आज हम एक ऐसे कानून की चीर फाड़ करने वाली हैं जो 75 साल से भी ज्यादा पुराना है और जिसने भारत के करोड़ों मजदूरों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री अधिनियम 1948 की। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेंच है। आज की तारीख है 11 फरवरी 2026 और पिछले साल ही 21 नवंबर 2025 को इस कानून को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब एक नया कानून है OH कोड। तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसे कानून पर इतनी गहराई से बात क्यों कर रहे हैं जो अब कागज पर मौजूद ही नहीं है। देखिए, कानूनी दुनिया में खत्म होने का मतलब हमेशा बेकार होना नहीं होता। ये पुराना कानून आज भी बेहद जरूरी है और इसके कह सकते हैं कि 3 बड़े कारण हैं। अच्छा जी, सबसे पहला है अदालती फैसले। नए OH कोड ने फैक्ट्री,
मजदूर, अधिभोगी, ये सारी बुनियादी परिभाषाएं वो सीधे 1948 के कानून से ही उठा ली हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले 75 सालों में अदालतों ने इन शब्दों का जो मतलब निकाला है वो आज भी एक गाइड बुक की तरह काम करेगा। अच्छा, तो मतलब नए कानून की नींव पुराने कानून के तजुर्बे पर ही रखी गई है। बिल्कुल। दूसरा कारण है पिछली देनदारियां। मान लीजिए 21 नवंबर 2025 से पहले किसी फैक्ट्री में कोई हादसा हुआ या किसी नियम का उल्लंघन हुआ, हाँ। तो उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई चलेगी वो आज भी 1948 के पुराने कानून के हिसाब से ही चलेगी। और तीसरा कारण है बदलाव का दौर। कई राज्य सरकारें अभी भी नए OSH कोड के तहत अपने नियम बना रही हैं, और जब तक वो नहीं बनते वो पुराने नियमों को ही एक आधार बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं। इस कानून की शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। हम सोचते हैं कि फैक्ट्री कानून मजदूरों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं ना। पर मुझे जो सबसे हैरान करने वाली बात पता चली वो ये है कि भारत का पहला फैक्ट्री कानून 1881 में इसलिए नहीं बना कि किसी को भारतीय मजदूरों की चिंता थी। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है। वो इसलिए बना क्योंकि इंग्लैंड के लंकाशायर में बैठे मिल मालिकों को डर था। उन्हें डर था कि भारत का सस्ता श्रम उनके मुनाफे को खा जाएगा। मतलब कहानी की शुरुआत ही उल्टी है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस उल्टी शुरुआत से लेकर 1948 तक का सफर वो कैसा था? ये सफर बहुत लंबा था। 1881 का कानून तो बस नाम का था, बच्चों के काम करने के घंटे तय करता था। लेकिन आजादी के बाद 1948 में जब नया कानून बना तो उसकी प्रेरणा भारत का संविधान था। उसका मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि मजदूरों का कल्याण था। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। लेकिन इस सफर में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आया। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी। हाँ। उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया और सरकार को एहसास हुआ कि मौजूदा कानून खतरनाक उद्योगों से निपटने के लिए नाकाफी है। इसलिए 1987 में कानून में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया। एक नया अध्याय चैप्टर 4A जोड़ा गया। और उससे क्या बदला, मतलब क्या फर्क पड़ा? उससे कानून का नजरिया ही बदल गया। अब फोकस सिर्फ रोकथाम पर नहीं रहा बल्कि आपदा प्रबंधन और पूर्ण दायित्व यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी पर चला गया। पूर्ण दायित्व, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब यह था कि अगर आपकी फैक्ट्री खतरनाक सामान बनाती है और उससे कोई हादसा होता है तो आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपने पूरी सावधानी बरती थी। अगर खतरा आपकी फैक्ट्री से पैदा हुआ है तो जिम्मेदारी भी 100% आपकी ही होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ये जिम्मेदारी तय करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कानून की नजर में फैक्ट्री है क्या। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। फैक्ट्री कहते किसे हैं? इसका एक सीधा सा गणित है। कोई भी ऐसी जगह जहां किसी तरह का विनिर्माण हो रहा हो और एक बिजली की मदद से 10 या उससे ज्यादा मजदूर काम करते हो, 10 या फिर 2 बिना बिजली के 20 या उससे ज्यादा मजदूर काम करते हो। अगर ये शर्त पूरी होती है तो वो जगह एक फैक्ट्री है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर मुझे यकीन है कि इसमें भी कुछ पेच होंगे। बिल्कुल है। असली मजा तो अदालती फैसलों में है। जैसे एक मामला था ऑर्देशर H भिवांडी वाला का। सवाल यह था कि परिसर यानी प्रेमिसेस का क्या मतलब है? क्या सिर्फ एक बिल्डिंग या खुली जमीन भी, जैसे नमक बनाने वाले करते हैं? सही पकड़ा। वो मामला नमक बनाने वालों का ही था जो समुद्र किनारे बड़ी बड़ी खुली जमीन पर नमक सुखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि परिसर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं, खुली जमीन भी है। इस एक फैसले ने नमक बनाने के काम को और ऐसे ही कई दूसरे कामों को फैक्ट्री कानून के दायरे में ला दिया। कमाल है। और ये विनिर्माण प्रक्रिया, क्या इसका मतलब सिर्फ कुछ नया बनाना है? नहीं, इसकी परिभाषा तो और भी ज्यादा व्यापक है। इसमें किसी भी चीज को बनाना, बदलना, मरम्मत करना, सजाना, धोना, साफ करना, तोड़ना, ये सब कुछ शामिल है। मतलब आलू छीलने से लेकर गाड़ी की सर्विसिंग तक सब विनिर्माण है। जी, और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण पिछले ही साल आया, मार्च 2025 में गोवा राज्य बनाम नमिता त्रिपाठी मामले में। मामला एक बड़ी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री का था। अच्छा, वो कपड़े धोने वाली। हाँ, उनका तर्क था कि हम कपड़े धोते और प्रेस करते हैं, कुछ नया बनाते नहीं, इसलिए हम फैक्ट्री नहीं है। जो सुनने में तो सही लगता है। हाँ, लगता तो है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में धोना और साफ करना जैसे शब्द साफ तौर पर लिखे हैं, किसी नई चीज का बनना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी चीज को इस्तेमाल के लिए तैयार या साफ कर रहे हैं तो वो भी एक विनिर्माण प्रक्रिया है। तो मतलब बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज भी अब फैक्ट्री के दायरे में आ गई? जी बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार ये तय हो गया कि कोई जगह फैक्ट्री है, तो फिर इन सब नियमों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है? गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी? कानून इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता है, अधिभोगी यानी ऑक्यूपायर। ये वो व्यक्ति है जिसका फैक्ट्री के मामलों पर अंतिम नियंत्रण यानी अल्टीमेट कंट्रोल होता है। लेकिन एक बड़ी कंपनी में अंतिम नियंत्रण किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, मैनेजर? और यहीं पर कंपनियां पहले चालाकी करने की कोशिश करती थी। वो क्या करती थी कि किसी मध्य स्तर के मैनेजर या फैक्ट्री मैनेजर को कागज पर अधिभोगी बना देती थी। अच्छा, मतलब बलि का बकरा बनाया जाता था कि अगर कोई बड़ा हादसा हो तो एक मैनेजर पर बात डालकर बड़े अधिकारी बच निकले। बिल्कुल।
यही होता था। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में अदालत ने साफ कहा कि ये नहीं चलेगा। अंतिम नियंत्रण तो असल में कंपनी के डायरेक्टरों के पास ही होता है, सही बात है। जो नीतियां बनाते हैं, पैसा मंजूर करते हैं। इसलिए उनमें से ही किसी एक को अधिभोगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस एक फैसले ने सुरक्षा की जवाबदेही को फैक्ट्री फ्लोर से उठाकर सीधे बोर्डरूम की टेबल पर रख दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। तो अब जब जिम्मेदार व्यक्ति तय हो गया तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? चलिए कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। स्वास्थ्य से शुरू करते हैं। जरूर। कानून बहुत छोटी छोटी पर जरूरी बातों पर ध्यान देता है। जैसे फैक्ट्री की दीवारों पर हर 14 महीने में सफेदी होनी चाहिए। फर्श की हर हफ्ते एक बार कीटाणुनाशक से सफाई। इतनी छोटी छोटी बातें भी लिखी हैं। जी हाँ, और ये सब पूर्ण कर्तव्य हैं। मतलब मालिक ये कहकर नहीं बच सकता कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर फैक्ट्री चला रहे हैं तो ये शर्तें पूरी करनी ही होंगी। यहां तक कि 250 से ज्यादा मजदूर हैं तो गर्मियों में उन्हें ठंडा पीने का पानी देना भी अनिवार्य है। अब आते हैं सुरक्षा पर। ये शायद इस कानून का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, और यहाँ के नियम भी उतने ही सख्त हैं। जैसे हर चलती हुई खतरनाक मशीन, चाहे वो बेल्ट हो या गियर, उसके हर हिस्से को मजबूती से घेरना, मतलब फेंसिंग करना अनिवार्य है। और ये भी एक पूर्ण कर्तव्य है। मतलब अगर कोई मजदूर अपनी लापरवाही से भी घायल हो जाए तब भी मालिक की जिम्मेदारी कम नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अदालतें कहती हैं कि आपको ये मानकर चलना होगा कि इंसान गलतियां कर सकता है और मशीन को इतना सुरक्षित बनाना है कि वो गलतियां जानलेवा न बने। और खतरनाक धुएं या गैसों के बारे में क्या नियम है? उसके लिए भी कड़े प्रावधान है। अगर किसी मजदूर को किसी बंद जगह में, जैसे किसी टैंक या गड्ढे में जाना है, तो उसे सांस लेने का उपकरण और एक लाइफलाइन देना अनिवार्य है। इसी तरह वेल्डिंग जैसे कामों के लिए अच्छी क्वालिटी के चश्मे देना जरूरी है। आपने भोपाल के बाद हुए बदलावों का जिक्र किया था। क्या उससे मजदूरों को कोई सीधे अधिकार भी मिले? हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण अधिकार मिले। पहला, जानने का अधिकार। मतलब अधिभोगी की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों और आसपास के लोगों को साफ साफ बताए कि फैक्ट्री में क्या खतरे हैं। जानकारी को छुपाया नहीं जा सकता। और दूसरा और भी शक्तिशाली है, चेतावनी देने का अधिकार। इसके तहत अगर किसी मजदूर को लगता है कि फैक्ट्री में कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे जान का खतरा है, तो वो सीधे मैनेजमेंट को चेतावनी दे सकता है और इस वजह से उसे नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं होना चाहिए। वाह, मतलब एक सामान्य मजदूर भी सुरक्षा का सिपाही बन जाता है। एक तरह से हाँ। और आखिर में आता है कल्याण, यानी वेलफेयर। ये सिर्फ सुरक्षा से आगे की बात है। बिल्कुल, ये मजदूरों की मानवीय गरिमा से जुड़ा है। जैसे 2500 मजदूरों पर एक कैंटीन का नियम, और वो भी बिना मुनाफे के आधार पर चलानी होगी। या 30 महिला कर्मचारियों पर एक क्रच यानी शिशुगृह का होना। ये तो 1948 के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। बहुत ज्यादा। इसी तरह हर 150 मजदूरों पर एक फर्स्ट एड बॉक्स और 500 से ज्यादा पर एक एम्बुलेंस रूम का होना अनिवार्य है। तो ये थी 1948 के कानून की दुनिया। अब आते हैं आज के दौर में। 21 नवंबर 2025 से जो नया OSH कोड लागू हुआ है, उसने क्या बदला है? इसमें कई बड़े बदलाव हैं। सबसे पहला और शायद सबसे विवादास्पद बदलाव है लागू होने की सीमा में। पुराने कानून में बिजली के साथ 10 और बिना बिजली के 20 मजदूरों की सीमा थी। हाँ, नए OSH कोड में यह सीमा बढ़ाकर बिजली के साथ 20 और बिना बिजली के 40 मजदूर कर दी गई है। एक मिनट। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फैक्ट्री पहले 15 मजदूरों के साथ बिजली पर चल रही थी और उसे सारे सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता था, वो अब कानून के दायरे से ही बाहर हो गई। जी, यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है कि इससे लाखों मजदूर इस कानून के सुरक्षा कवच से बाहर हो जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इससे छोटी MSMEs पर नियमों का बोझ कम होगा। पर उन मजदूरों की सुरक्षा का क्या? और क्या बड़े बदलाव हैं? महिलाओं के काम करने को लेकर भी कुछ बदला है? हाँ, ये एक और बड़ा बदलाव है। पुराने कानून में महिलाओं की शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने पर पाबंदी थी। नए कोड में अगर महिला कर्मचारी सहमति देती है और मालिक सुरक्षा के इंतजाम करता है तो रात में भी काम करने की अनुमति है। अच्छा, और ये जो अपराध मुक्त करने की बात हो रही है, डिक्रिमिनलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मकसद छोटे मोटे उल्लंघनों के लिए मालिकों को जेल भेजने की प्रथा को खत्म करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने दीवार पर वक्त पर सफेदी नहीं करवाई, तो उसके लिए जेल नहीं होगी? नहीं, अब ऐसे मामलों में सिर्फ आर्थिक जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा उल्लंघन होता है जिससे किसी की जान जाती है या गंभीर चोट आती है, तो जेल की सजा का प्रावधान अब भी है और उसे और सख्त किया गया है। और उस इंस्पेक्टर राज का क्या हुआ? नए कोड में इंस्पेक्टर की भूमिका को बदलने की कोशिश की गई है। अब उन्हें इंस्पेक्टर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सह सुविधाकर्ता कहा जाएगा। मकसद सिर्फ गलतियां पकड़ना नहीं बल्कि सलाह देना और मदद करना भी है। तो हमने देखा कि कैसे 75 साल पुराना एक कानून जो औपनिवेशिक डर से पैदा हुआ, एक आजाद देश की जरूरतों के हिसाब से ढला और फिर एक राष्ट्रीय त्रासदी से और मजबूत हुआ। बिल्कुल, और निष्कर्ष यह है कि नया ओशा कोड भले ही ज्यादा लचीला देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी परिभाषाएं, जिम्मेदारी के सिद्धांत, वो आज भी 1948 के कानून में ही बसे हुए हैं। वो लॉन्ड्री वाला मामला हो या डायरेक्टर की जिम्मेदारी वाला फैसला, वो सब आने वाले कई सालों तक नए कानून को भी दिशा देते रहेंगे।
और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। नया ओशा कोड इंस्पेक्टर की भूमिका को एक प्रवर्तक यानी एनफोर्सर से बदलकर सुविधाकर्ता यानी फैसिलिटेटर बनाता है। मजदूर सुरक्षा के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे एक बेहतर सहयोग वाली सुरक्षा संस्कृति बनती है, या फिर यह उन सुरक्षा उपायों को कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है जिनके लिए ये कानून इतनी मुश्किलों से बनाए गए थे?